गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, स्वस्थ एकदम। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, है ना, और फिजिक्स की पाठशाला का पूरा आनंद उठा रहे हो। राइट? एम आई राइट? हाँ बोलो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अपने डाउट्स भेजा करो मेरे को। न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट हो, थ्योरी में कोई डाउट हो, कॉन्सेप्चुअल में कोई डाउट हो, तो सारे डाउट आप लोग भेजा करो। मज़ा आता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए आज फिर मैं आप लोगों को कराता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहली तो बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यूनिफॉर्म अंग्रेजी का वर्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। राइट? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि ऐसा फील्ड जो हर जगह सेम हो, इक्वल हो। मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनके बिटवीन इक्वल डिस्टेंसेज अगर रखी जाए लाइक दिस, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या बताया मैंने कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिनसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बिटवीन अगर इक्वल डिस्टेंसेज रखी जाए तो वो जो फील्ड आएगा वो कैसा होगा? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग एक डाइपोल पुट कर दें, ये हमारा डाइपोल है, सपोज -q and this is +q charge, right? Then you know that the electric force acting on a positive charge, right? मैंने क्या बताया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? यानी दिस इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वर्क करता है, यानी दिस QE। मैंने आप लोग को बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज F/Q0, राइट? इसकी डेफिनेशन में मैंने आप लोग को बताया था, इसलिए F क्या हो जाएगा? Q0E। तो इसलिए अब देखो आप कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कैसा चार्ज था यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पर कि दो फोर्स हैं, एक दिस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, दूसरा दिस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, QE, लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल कितना हो जाएगा? QE - QE दैट इज 0। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? आप जानते हो, पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11 या चैप्टर नंबर 4, यानी जहाँ वेक्टर पढ़े थे वहाँ भी आप लोग पढ़े थे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसमें किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाएगा तो उस केस में उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो इसीलिए इसमें जो आपका डाइपोल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें किसी तरीके का कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? लिख के रख लो इस बात को, लीनियर एक्सेलरेशन 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑन द डाइपोल, राइट? अब आप देख रहे हो कि ये दो फोर्स इक्वल हैं बट इनके जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन है दिस, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, यानी इस लाइन के अलावा काम कर रहा है, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसके अलावा काम कर रहा है, राइट? जैसे कि आप देखो, एक फोर्स अगर आप यहाँ लगाएं इस पर और दूसरा ऐसे लगाएं इस तरीके से, तो ये इसको रोटेट करेगा। 11th में आप लोग पढ़े थे कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हेन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट then these two forces form a couple of force,
and because of this couple of force the dipole will rotate in the field, right? So यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं जो इक्वल है, अपोजिट है, और ये दोनों क्या है, कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाइपोल इस फील्ड में रोटेट करेगा, यानी डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क काम करेगा। और टॉर्क का जो मेन काम होता है, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट? तो ये यानी इसको टर्न करेगा, इसको रोटेट करेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई टॉर्क इस पर जो है वर्क कर रहा है, यानी जो नेट टॉर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई जो इसमें रोटेशनल मोशन होगी वो होगी, कह सकते हैं कि रोटेशनल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, जबकि यहाँ पर क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन कितना था, जीरो था। तो लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो होगा डाइपोल पर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेट रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। फिर से बता देता हूँ इसका कंक्लूजन, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को पुट करते हो तो उस केस में डाइपोल विल एक्सपीरियंस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लाइक दिस। That's why the dipole will have no net force on it. That is, the net force on it will be zero. That's why the dipole will have no linear acceleration. But these two forces are forming the couple of force. ये जो दो फोर्स थे हमारे, ये कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं। कपल ऑफ फोर्स मैंने बताया कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे फोर्सेस क्या बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स। इसकी वजह से ये डाइपोल रोटेट करेगा, इस पर एक टॉर्क काम करेगा, टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा, इसीलिए इसमें जो आपका रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो नहीं होगा। रोटेशनल एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और बेटा ये कब होता है, जब इसको हम पुट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफरेंट पॉसिबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो तब जो डाइपोल था उस केस में ये इलेक्ट्रिक फोर्स यानी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता था और टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उस केस में इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी पॉसिबल हो सकता है और इसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो नेट फोर्स जीरो, सो नो लीनियर एक्सेलरेशन, बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, so rotational acceleration will not be zero. But in case of non-uniform electric field, both the rotational acceleration and linear acceleration can be possible, because in that case the net force as well as the net torque will also present, right? Okay, तो ये तो था हमारा behavior of dipole in uniform electric field। क्या था ये, how the dipole will act in uniform electric field, right? अब देखो मैं इस टॉर्क के लिए फॉर्मूला निकालूंगा जो टॉर्क इस पे काम कर रहा है। क्या निकालूंगा, एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अब बेटा सपोज किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ थीटा एंगल पर किया, तो ये भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। डाइपोल की लेंथ कितनी, 12, या आप इसको 2a ले सकते हो, मर्जी आप। अब ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ठीक। तो ये यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो आप देखो इस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये इस ए बी सी में ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन ए। BC कितना है हमारे पास, फाइंड करना है, AC कितना है, इसलिए BC कितना हो जाएगा,
साइन थीटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो इसीलिए यू नो दैट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, QE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस A sin theta, but you know that Q into A is equal to P, so टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, P E sin theta, right? If theta is 90 डिग्री, तो आप जानते हो साइन में जो वैल्यू होती है 90 डिग्री पर वो मैक्सिमम होती है, इसमें टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क विल बी मैक्स इक्वल टू PE, तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया इस पर, राइट। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, P और E, P और E कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस वेक्टर फॉर्म। अच्छा ये बताओ आप लोग कि जब आप क्लास 11th में थे, आप वेक्टर पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट, यानी ए क्रॉस बी पढ़े थे आप लोग, तो जो ए क्रॉस बी से क्वांटिटी आती थी वो स्केलर होती थी या वेक्टर, बता सकते हो, बोलो। उसमें जो क्वांटिटी होती थी जब ए क्रॉस बी से आती थी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती थी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते थे, वेक्टर प्रोडक्ट। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट से क्वांटिटी आती थी, जो वेक्टर होती है, वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, राइट। जैसे आपने देखा था वहाँ पर कि ए क्रॉस बी इक्वल टू एन कैप ए बी साइन थीटा, ये लिखते थे। तो ये एन कैप क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी इसके और इसके परपेंडिकुलर दोनों के। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट से कोई क्वांटिटी आएगी वो हमेशा वेक्टर होगी, और वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो आई है। जैसे यहाँ पर टॉर्क इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर to the plane containing both P and E, तो यानी एक ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो दोनों पे, यानी जिसमें दोनों P और E लाई करते हैं। जैसे यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर सपोज ये आपका P वेक्टर है, ये आपका E वेक्टर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, राइट। ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि जो आप रूल यूज करते हैं दिस, वो एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं या क्लॉकवाइज दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, शर्माना मत, बिल्कुल भी बता देना अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मजा आता है भैया आप लोग जब डाउट पूछते हो ना, बड़ा मजा आता है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा कि इस डाइपोल को अगर रोटेट किया जाए तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और उसका जो कंडीशंस हैं हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। तो देखो, वर्क डन in rotation of dipole, मैं जरा इन डालों थोड़ी सी कम हो गई। तो जब किसी डाइपोल को आपने देखा था किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते थे, तो वहाँ पर उस पर एक टॉर्क काम करता था, और टॉर्क का मेन वर्क क्या होता है,
डाइपोल को रोटेट करना, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर आना, राइट। तो जब डाइपोल को रोटेट करता है टॉर्क, तो उसे कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अब हम इसी वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो जैसे सपोज लाइक डाइपोल इज रोटेटेड टू एंगल थीटा, बहुत छोटे से एंगल डी थीटा से इसको रोटेट किया गया है, राइट। तो उस केस में छोटे से रोटेशन के लिए छोटा सा वर्क डन, dw कितना हो जाएगा? देखो भाई, रोटेशन में जो फोर्स की पोजीशन लेता है वो कौन लेता है? टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आएगा? टाउ थीटा, राइट। तो अब देखो इसमें ये वर्क डन आ गया। अब अगर डाइपोल को हम थीटा आई से, आई फॉर इनिशियल से थीटा एफ यानी फाइनल पोजीशन तक रोटेट करते हैं, सो वर्क डन फॉर रोटेशन फ्रॉम थीटा आई थीटा एफ, थीटा आई से थीटा एफ तक हम इसको रोटेट करते हैं। तो उस केस में जो टोटल वर्क डन हो गया W इक्वल टू दिस थीटा आई से लेकर थीटा एफ dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? क्योंकि हमने थीटा आई टू थीटा एफ टाउ डी थीटा, बट अभी आपने देखा था जो टॉर्क था हमारे पास वो क्या था? PE साइन थीटा। इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा? W इक्वल टू PE तो बाहर ले लिया आपने, थीटा आई से लेकर थीटा एफ, राइट, साइन थीटा डी थीटा। अब बेटा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? PE इसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, तो इसे थीटा आई टू थीटा एफ। जब ये लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? W इक्वल टू PE cos थीटा आई माइनस cos थीटा एफ। तो ये फॉर्मूला आ गया जनरल फॉर्मूला जो इस डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन किया गया। फिर से समझ लो, पहले हमने क्या किया? छोटे से रोटेशन के लिए वर्क डन निकाला। फिर हमने सपोज किया कि डाइपोल को थीटा आई से लेकर थीटा एफ तक रोटेट किया गया। थीटा आई कुछ भी हो सकता है हमारा 30 डिग्री 45 डिग्री, इसी तरीके से थीटा एफ की कोई वैल्यू हो सकती है जहाँ तक आप उसको रोटेट करते हो। तो उस केस में जो टोटल वर्क डन आ गया, हमने कैसे किया? इस छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन। टाउ की वैल्यू होती है, जब इंटीग्रेशन किया हमने कितना आ गया वर्क डन हमारे पास? ये जनरल फॉर्मूला है। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केसेस, अगर सपोज थीटा आई आपका है स्पेशल केस, इफ थीटा आई हमारे पास सपोज 0 डिग्री है और थीटा एफ को हमने ले लिया थीटा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos थीटा। कौन बताएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो। cos 0 की वैल्यू 1। ये आ जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, राइट। अब अगर हम दूसरा केस कंसिडर करें, थीटा हमारा ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस थीटा आई जो है वो 90 डिग्री, थीटा एफ कितना
180 डिग्री, सॉरी कोई भी जनरल वैल्यू ले सकते हैं थीटा। उस केस में W कितना हो जाएगा हमारे पास, PE cos 90 cos थीटा। और cos 90 की वैल्यू कितनी, क्यों साहब, cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए क्या आ गया, PE माइनस cos थीटा। W is equal to minus PE cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, माइनस P डॉट, ये हमारा फॉर्मूला आ गया इस फॉर्मूले। अब देखो यहाँ तक कोई डाउट, चलिए अब स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन ये बड़ी आती है एग्जाम में। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो। आपने देखा अभी यहाँ पर कि जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी डाइपोल की, दैट इज माइनस PE cos थीटा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया कि जो एनर्जी है U शुड बी मिनिमम, and for it cos theta should be +1 and for it theta should be how much, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई U मिनिमम कितनी हो गई, U मिनिमम आएगा माइनस PE। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, मिनिमम इतनी एनर्जी होगी, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और उसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा किसके बिटवीन होता है, थीटा होता है E और P के बिटवीन, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, यानी ये सिचुएशन बनेगी डायग्राम में दिस, और ये हुआ आपका डाइपोल मोमेंट, इसलिए थीटा यहाँ कितना, 0। इसी तरीके से यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं इसका दूसरा केस लेता हूँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके लिए U कितना होना चाहिए, U शुड बी मैक्सिमम। भाई देखो अनस्टेबल का मतलब क्या है कि वो एक जगह स्टेबल ना है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आप जानते हो कि जिस बंदे के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है वो चुड़बुलाया जाता है, एक जगह स्टेबल नहीं होता है। अगर किसी बंदे के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो सोचेगा कभी ये करूँ कभी वो करूँ, क्योंकि इसके पास मनी एनर्जी आ गई। ऐसे ही अगर किसी के पास मसल्स एनर्जी आ जाए तो वो भी दूसरों को परेशान करता रहता है। तो मीन्स एनर्जी का ज़्यादा होना अनस्टेबिलिटी का निशानी है। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये एनर्जी मैक्सिमम होगी इसकी तो ये अनस्टेबल होगा। एंड एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, अभी मैंने बताया था U = माइनस PE cos थीटा। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, फॉर U टू बी मैक्स cos थीटा कितना होना चाहिए, -1, ताकि माइनस माइनस होके पॉजिटिव हो जाए। लाइक दैट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इस केस में इसकी जो एनर्जी होगी वो मैक्स होगी और किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी प्लस PE। और डायग्राम में इसको कैसे शो करोगे, ये इसका डायग्राम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, देख रहे 180 डिग्री, यानी P और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो डाइपोल घूम के रोटेट होके कैसे आ जाएगा, इस केस में, इस केस में। ये था हमारा कंडीशंस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
बताओ मेरे प्यारे बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट, किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो बताओ, शर्माना मत। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं नीट और जेईई और सीबीएसई लेवल के थोड़े से न्यूमेरिकल दूंगा, 10, 20, 50, 100, राइट। इसलिए एक बड़ी मज़ेदार वीडियो बनाऊंगा उसमें, आपको जेईई और नीट में बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो अब देखो इसमें मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को एक छोटा सा बढ़िया सा न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन ये है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स। क्या है? एक ये है ए बी, 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स। ओके, दिस ए बी डाइपोल है दिस। ये आपका जो है पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव। एक डाइपोल तो ये हो गया। दूसरा डाइपोल जो इसी के आइडेंटिकल है वो ये है सी डी। कैसा है ये? सी और डी। ये आपका पॉजिटिव 2 है, ये -2 है। ये दोनों आइडेंटिकल डाइपोल है। आइडेंटिकल डाइपोल होने का मतलब ये है कि इनके जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम है, राइट। तो अब देखो बच्चे, इसमें बोला गया है आपको कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। देन फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। तो पी नेट फाइंड करना कर सकते हो, समझाता हूँ। आप जानते हो कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये तो हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। दोनों आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं तो डाइपोल मोमेंट दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड यानी इसका। और इसकी जो डायरेक्शन हुई वो किधर हुई? राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो इन दोनों के बीच में 2 वेक्टर पॉइंट दिया है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30, वर्टिकल अपोजिट। इसीलिए कितना आ जाएगा? पी नेट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी ऑफ 30, राइट। कितना आ गया बेटा? dp 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 30 की वैल्यू √3/10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? अब इसमें देखो p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया 2 प्लस √3, यानी ये आ जाएगा p। चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो √3 की, तो ये आ जाएगा 3.73। √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.7। तो ये हमारा आंसर है इसका। क्लियर है? तो डाउट यहाँ तक। और अगर आप इस नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे भाई साहब तो किधर जाएगी? ये आपका पैरेलल है, ये दोनों इक्वल हैं आपके। दोनों डाइपोल मोमेंट कैसे थे? इक्वल थे, इसलिए बिल्कुल मिड से जाएगा ये हमारा क्या होगा? इसकी डायरेक्शन है ये। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, मैं आप लोगों का वीडियो दूँगा। क्लियर है? जब मैं वीडियो दूंगा नेक्स्ट तो उसमें इसके बहुत सारे वीडियो दूँगा। आप लोगों को हर रोज़ अलग अलग टॉपिक्स पर एक वीडियो रहेगी, इससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो एनहांस हो। और आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? समझ में आई मेरी बातें? चलिए, तो आज के लिए इतना। ठीक है, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा अपने प्यारे से बच्चों से। ओके, गुड बाय।